मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कानपुर में भारी बारिश की वजह से एक 4 मंजिला मकान ढह गया, जिसके मलबे में दबकर मां और बेटी की मौत हो गई। बताया गया कि इमारत काफी पुरानी थी और कल हुई कई घंटों की बारिश को झेल नहीं पाई। गनीमत रही कि मकान में रहने वाले ज्यादातर लोग उसके गिरने से पहले ही भागकर बाहर निकल आए, लेकिन चौथी मंजिल पर रहने वाली एक मां और बेटी मलबे में दब गए। मकान गिरने की खबर पाकर वहां पहुंचे राहत बचाव दल ने पूरी रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इसमें सेना तक के जवान भी शामिल थे, लेकिन वहां की गलियां संकरी होने की वजह से राहत बचाव के काम में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आखिरकार सुबह मलबे से मां और बेटी के शव बरामद हुए। तो मलबे में दबकर मां बेटी की मौत हो गई। कानपुर में भारी बारिश से एक 4 मंजिला मकान गिरा और चौथी मंजिल पर ये मां और बेटी रहते थे। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। बताया गया कि कई घंटों की बारिश के बाद ये एक तो इमारत पहले से ही जर्जर थी और काफी घंटों की बारिश को झेल नहीं पाई। उसके बाद मलबे में कई लोग दब गए थे। हालांकि ज़्यादा कैजुअलिटी इसलिए नहीं हुई क्योंकि इस घटना से पहले ही इमारत के काफ़ी लोग बाहर निकल चुके थे, लेकिन एक मां और बेटी इसमें थे और सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन जब पूरा हुआ तब मां और बेटी के शव इस मलबे से निकाले गए। तो बारिश की वजह से 4 मंजिला मकान कानपुर में गिर गया। मलबे में दबकर मां बेटी की दर्दनाक मौत हुई। और आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाने के लिए सेना की मदद भी लेनी पड़ी, लेकिन जो गलियां हैं वो काफ़ी छोटी है जहां पर ये मकान था। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफ़ी दिक्कतें पेश आई। आप देख सकते हैं रात के वक्त पूरी प्रशासनिक टीम वहां पर मौजूद थी और अब मां और बेटी के शव को मलबे से निकाला गया है। दिल्ली में कांग्रेस ने नगर निगम के कर्मचारियों की मांगों को लेकर दिल्ली सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ज्ञापन देने सचिवालय पहुंचे, जहां प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गेट पर ही रोक दिया। दिल्ली नगर निगम में काम करने वालों को कई महीनों से वेतन नहीं मिलने के विरोध में प्रदर्शनकारी हाथों में कटोरा लिए नजर आए और सचिवालय के अंदर जाने से रोकने पर नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता संकट के समय काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का दर्जा देने की मांग करते नजर आए। इन सफाई कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का दर्जा दीजिए, इनके साथ न्याय कीजिए। हालांकि विरोध प्रदर्शन के दौरान सचिवालय जाने वाले एक शख्स से कुछ कार्यकर्ता उलझते भी दिखे, लेकिन इससे पहले कि ये मामला तूल पकड़ता, पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को बिगड़ने से बचा लिया। मध्य प्रदेश के सिवनी में नेशनल हाईवे 7 पर 2 ट्रकों की आमने सामने भीषण टक्कर हुई। टक्कर इतनी तेज थी कि देखते ही देखते दोनों ट्रकों ने आग पकड़ ली। इस आग में दोनों ट्रकों के ड्राइवरों की जलने से मौत हो गई। वहीं दोनों ट्रकों में सवार 4 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन जख्मी हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 3 से 4 लोग घायल हैं जो अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है और 2 लोग अलग अलग ट्रकों में टक्कर लगने से जलकर मौत हो गई है। फिलहाल रोड क्लियर कराया जा रहा है और बॉडी हटाई जा रही है यहाँ से। तो ये दर्दनाक हादसा हुआ है। 2 ट्रकों की टक्कर हुई है और टक्कर के बाद भीषण आग लगी, जिसमें दोनों ट्रकों के ड्राइवरों की जलकर मौत हो गई और इसके अलावा कई लोग जो इसमें सवार थे वो जख्मी हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के सिवनी की सामने आई हैं। नेशनल हाईवे 7 पर 2 ट्रकों की आमने सामने से भीषण टक्कर हो गई। टक्कर काफ़ी ज़बरदस्त थी और टक्कर लगते ही दोनों ट्रकों में आग लगी। इस आग में दोनों ट्रकों के ड्राइवरों की जलने से मौत हो गई। वहीं दोनों ट्रकों में सवार 4 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन जख्मी हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आप देखिए पूरे दोनों ट्रक जलकर खाक हो चुके हैं और रफ्तार ज़्यादा रही होगी, इसी वजह से आमने सामने की टक्कर थी और दोनों ट्रक के ड्राइवर इस हादसे को टाल नहीं पाए और दोनों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगने के बाद सैकड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। एक दिन पहले भड़की ये आग तेज हवाओं की वजह से बेहद तेजी से फैल गई और जंगल के एक बड़े हिस्से को जलाकर राख कर दिया। हर तरफ से आग की भीषण लपटें उठती दिखाई दी। हरे भरे पेड़ लपटों में घिरे नजर आए। जंगल के जल रहे हिस्सों से उठते धुएं से पूरा आसमान ढक गया।
हालात ऐसे हो गए कि काले धुएं की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया। हालांकि वहां दमकल की टीमें पूरी ताकत झोंकती नजर आईं। आग बुझाने के लिए कई हेलीकॉप्टरों की मदद ली गई, जो जंगल के जल रहे हिस्सों पर आसमान से पानी की बौछार करते दिखे। इस आग से अभी तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई, लेकिन एहतियात बरतते हुए सरकार ने जंगल के आसपास के रिहायशी इलाकों को तुरंत खाली करा लिया। वायुसेना प्रमुख ने राजस्थान में एक एयरबेस का दौरा किया। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने राजस्थान में पाकिस्तान सीमा के पास एक एयरबेस का दौरा किया और सुरक्षा हालात की जानकारी ली। इतना ही नहीं, उन्होंने MiG-21 लड़ाकू विमान में उड़ान भी भरी। शिवसेना सांसद संजय राउत के उस बयान पर हंगामा मच गया, जिसमें उन्होंने सुशांत के परिवार को शांत रहने के लिए कहा था। मैंने शांत बैठना चाहिए जब तक मुंबई पुलिस का जांच पूरी नहीं। इस बयान के बाद बीजेपी ने शिवसेना पर सुशांत के परिवार को धमकाने का आरोप लगाया। ये बयान है या सुशांत के परिवार को शिवसेना के नेता धमकी दे रहे हैं? लखनऊ में बीजेपी नेता जयप्रकाश निषाद ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी वहां मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के नेता बेनी प्रसाद वर्मा के निधन के बाद यूपी में राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है, जिसके लिए 24 अगस्त को उपचुनाव होगा। संविधान के अंतर्गत जो भी हमारा निर्वहन होगा उसका पूरा अच्छी तरह से जो कोरोना संकट के बावजूद बेंगलुरु में हॉकी कैंप के लिए तैयारियां तेज हो गईं। 19 अगस्त से वहां भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमें अपनी ट्रेनिंग शुरू करेंगी। इससे पहले हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत समेत 6 खिलाड़ियों को कोरोना हो गया था और सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। इस मामले के बाद से कैंप के आयोजन पर सस्पेंस बन गया था। गुजरात के राजकोट में मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। केवल 8 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश हो गई, जिसकी वजह से जगह जगह कई फीट तक पानी भर गया। और ऐसे ही एक अंडरपास से गुजर रही बस पानी के बीच फंस गई। पानी बस की खिड़कियों तक पहुंचने वाला था और बस में सवार लोगों की जान पर आफत आ गई। आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर बस से लोगों को निकालना शुरू कर दिया। करीब 4 फीट तक पानी भरा हुआ था, जिसके बीच से लोग धीरे धीरे अपना सामान हाथ में पकड़कर निकलते रहे। बाद में खुदाई करने वाली एक मशीन से खींचकर बस को बाहर निकाला गया। लेकिन इसी अंडरपास के नीचे कुछ घंटे बाद एक एम्बुलेंस फंस गई। एम्बुलेंस में मरीज और उसके परिवार के लोग भी थे, जिन्हें अस्पताल पहुंचना था। काफी देर फंसे रहने के बाद एम्बुलेंस को रस्सी से खींचकर बाहर निकाला गया। कुछ घंटे और बीतने के साथ पानी का स्तर कुछ कम जरूर हुआ, लेकिन इतना कम नहीं हुआ कि ट्रैफिक निकल पाए। अंडरपास से निकलने की कोशिश में एक कार भी पानी में घंटों तक फंसी रही। ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। पकड़े गए बदमाश हाईवे पर कार में लोगों को लिफ्ट देकर हथियार के बल पर लूटपाट किया करते थे। इनके पास से 2 पिस्टल, कारतूस, एक लूट की कार और पैसे बरामद हुए हैं। वहीं इनका एक साथी अंधेरा का फायदा उठाकर मौके से भागने में कामयाब हो गया। दोनों घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फरार बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। ATS गोल चक्कर के पास थानाध्यक्ष बीटा 2 और उनकी टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। तभी एक जस्ट गाड़ी सफ़ेद कलर की उधर से आती हुई दिखाई दी। जब पुलिस पार्टी ने उसको रोकने का प्रयास किया तो वो गाड़ी बहुत तेज़ी से चलाते हुए लिंक रोड पे लेके आ गया। आगे वहाँ पर पेड़ पड़ा हुआ था, जिससे गाड़ी रुक गई। गाड़ी से बदमाश निकल के पुलिस पार्टी पे फायर करने लगे। पुलिस पार्टी ने भी अपने बचाव में फायर किया, जिस पर 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। उनके पास से पिस्टल और तमंचा बरामद हुआ है। 2 लूट के मोबाइल बरामद हुए हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर महंत नृत्य गोपाल दास यूपी के मथुरा पहुंचे थे, जहां उन्हें हल्का बुखार और सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद उनकी कोरोना जांच कराई गई, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस बात की जानकारी लगते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने फोन कर उनका हाल जाना और उन्हें फौरन इलाज के लिए एम्बुलेंस से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल भेजा गया। इस एम्बुलेंस में उनके साथ डॉक्टरों की एक टीम भी भेजी गई। कुछ दिन पहले ही अयोध्या में हुए राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में नृत्य गोपाल दास और पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद थे। अमेरिका ने दावा किया कि पश्चिमी अफ्रीकी देश लाइबेरिया के एक जहाज को ईरान ने समंदर में अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिकी सेना ने इसका वीडियो भी जारी किया, जिसमें दिखा कि समंदर के बीच में ही उस जहाज के पास एक हेलीकॉप्टर पहुंचा, जिसके बाद हेलीकॉप्टर से रस्सी की मदद से कुछ लोग उस जहाज से उतरे। ईरान से जारी तनाव के बीच अमेरिका ने दावा किया कि उस पर तेल लदा हुआ था और ये घटना ओमान की खाड़ी के पास की है।
उत्तर प्रदेश के आगरा में छेड़छाड़ के आरोपी की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि एक लड़की से छेड़छाड़ कर रहा लड़का भीड़ को देखकर भागने लगा, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया और फिर जमकर उसकी पिटाई कर दी। कुछ लोग उस पर थप्पड़ बरसाते दिखे तो एक आदमी डंडे से उसे पीटता हुआ नजर आया। गुस्साए लोगों ने उसके कपड़े तक फाड़ दिए और पीटते पीटते उसे एक मकान के अंदर ले गए। मकान के अंदर पहुंचने के बाद भी किसी के हाथ नहीं रुके। इस हंगामे को देखने के लिए कई लोग भी वहां जुट गए, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। लखनऊ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के समय दो लोग एक बाइक पर आते दिखे। जब पुलिस ने दोनों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया, लेकिन एक बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया था। बिना नंबर के गाड़ी से चल रहा था, रोकने के लिए कहा गया तो नहीं रुका और तेजी से निकल गया। उसका पीछा किया गया, भागने की नियत से उन्होंने पुलिस पर फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में उसमें से एक व्यक्ति घायल हुआ है और दूसरे व्यक्ति फरार होने में सफल हो गए। उसके लिए टीम लगाई गई है। घायल व्यक्ति की शिनाख्त इजराइल के नाम से हुआ है, जो कि 25,000 का इनामी भी है। अफ्रीका के 7वें सबसे बड़े देश माली में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुआ। एक दिन पहले राजधानी बमाको में सैकड़ों प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति इब्राहिम बुबकर केटा के खिलाफ सड़कों पर उतर आए, जिन्हें काबू में करने के लिए सुरक्षा बल को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने विरोध पर उतारू लोगों के ऊपर पानी की बौछार की और जब वो इससे भी नहीं माने तो उन पर आंसू गैस के गोले दागे। बताया गया कि प्रदर्शनकारी रातों रात बमाको के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर जमा हो गए और सरकार पर जिहादी हिंसा से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाने लगे। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति इब्राहिम बुबकर केटा पर देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में नाकाम होने का आरोप लगाया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लगे। असल में माली में मार्च में हुए चुनाव के बाद से ही प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया था। बीते जून और जुलाई महीने में प्रदर्शनकारी कई बार इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर विरोध जताने के लिए जमा हुए, जहां हुई हिंसा में अब तक 14 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। इंग्लैंड में पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद हाफिज को आइसोलेशन में भेजा गया। इंग्लैंड में पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद हाफिज को कोरोना नियम तोड़ने पर आइसोलेशन में भेज दिया गया। हाफिज ने एक बुजुर्ग महिला के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसके बाद उन पर कई लोगों ने सवाल उठाए थे। मामले के तूल पकड़ने पर उन्हें टीम से अलग कर दिया गया। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस की एक बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने गोली लगने से घायल हुए इस बदमाश को पकड़ लिया। पुलिस का दावा है कि बदमाश पर हत्या और अपहरण के कई मामले दर्ज हैं। हरियाणा की रोहतक पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक गिरोह के 4 आरोपियों को पकड़ लिया। साथ ही इन आरोपियों से पुलिस ने चोरी की 8 मोटरसाइकिल भी बरामद करने का दावा किया। 4 बदमाशों को अरेस्ट किया है। 14 मोटरसाइकिल चोरी की वारदात का खुलासा किया है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया नवंबर में अपने तय वक्त पर ही होगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने यह दावा किया। हालांकि कांग्रेस ने कोरोना के खतरे की वजह से सरकार को अपने इस फैसले पर दोबारा विचार करने की सलाह दी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीएसएफ ने पिंजड़े से 2 दुर्लभ किस्म के पक्षी बरामद किए। हालांकि इनकी तस्करी के 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। आशंका है कि इन पक्षियों को बांग्लादेश ले जाने की कोशिश की जा रही थी। इन खास किस्म के पक्षियों की कीमत करीब 15 लाख रुपए है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया और जानकारी दी कि मेडिकल दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा ऑनलाइन नहीं हो सकती। साथ ही उसने देश से बाहर परीक्षा सेंटर बनाने से भी इनकार कर दिया। इससे पहले कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें सऊदी अरब और यूएई समेत दूसरे खाड़ी देशों में रह रहे छात्रों के लिए नीट परीक्षा ऑनलाइन करवाने की मांग की गई थी। क्रिकेटर करुण नायर कोरोना से ठीक हो गए, यानी अब वो यूएई में होने वाले आईपीएल में हिस्सा ले पाएंगे। इससे पहले किंग्स 11 पंजाब के इस खिलाड़ी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिस पर उन्हें 2 हफ्तों के लिए आइसोलेशन में रहना पड़ा था। लॉकडाउन की तारीखें बदलने पर बंगाल में बवाल छिड़ गया। ममता सरकार ने 28 और 29 अगस्त को लॉकडाउन हटाने का ऐलान किया। 28 अगस्त को टीएमसी छात्र परिषद का स्थापना दिवस है और 29 को मुहर्रम है। तिथि इसलिए परिवर्तन किया, 29 तारीख मुहर्रम है। जबकि टीएमसी ने सफाई दी कि इन तारीखों से लॉकडाउन बैंकों के कहने पर हटाया गया। बैंकिंग सेक्टर से एक रिक्वेस्ट आया, गवर्नमेंट वो कंसीडर किया। इसमें पॉलिटिक्स का कोई बात ही नहीं है।
गुजरात के बनासकांठा में सड़क पर दूध से भरा टैंकर पलटने के बाद दूध को लूटने की होड़ मच गई। बताया गया कि टैंकर बेकाबू होकर सड़क पर पलट गया, जिसके बाद लोग टैंकर से गिर रहे दूध को लूटने के लिए टूट पड़े। कोई बर्तन, कोई डिब्बे तो कोई बोतल में दूध भरने लगा। देखते ही देखते टैंकर के इर्द गिर्द लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस बीच जिसको जो मिला उसने उसी में दूध भर लिया। दूध की इस लूट में बच्चे भी पीछे नहीं रहे। इसके बाद कुछ लोग वहां पहुंचे और बड़ी मुश्किल से भीड़ को टैंकर से दूर हटाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकम टैक्स से जुड़ा एक नया चार्टर लागू करने की घोषणा की। इसे टैक्स पेयर्स चार्टर का नाम दिया गया। इसकी घोषणा बजट में हुई थी। इस चार्टर के तहत टैक्स भरने वालों के अधिकार, उनकी जिम्मेदारियां और इनकम टैक्स विभाग की जिम्मेदारियां तय हों। सबसे बड़ा बदलाव यह कि अगर टैक्स रिटर्न में कोई गड़बड़ी मिलती भी है तो उसे ठीक करने का मौका दिया जाएगा, और जब तक टैक्स की चोरी साबित नहीं होती तब तक व्यक्ति को ईमानदार टैक्स पेयर माना जाएगा। इस तरह का चार्टर अब तक दुनिया में केवल अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ही लागू। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील के सिस्टम को भी लागू कर दिया, जिसका मतलब यह है कि न तो आयकर अधिकारी को यह पता चलेगा कि वो किसके रिटर्न की जांच कर रहे हैं, और न ही टैक्स भरने वाले को यह पता चलेगा कि कौन सा अधिकारी जांच कर रहा है। कोरोना महामारी की वजह से करीब 5 महीने से बंद जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी की यात्रा 16 अगस्त से शुरू हो जाएगी। प्रशासन ने यात्रा शुरू करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसके तहत 30 सितंबर तक हर दिन ज्यादा से ज्यादा 5000 तीर्थयात्रियों को जाने दिया जाएगा। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी। यात्रा में शामिल सभी यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी होगा। कुछ समय तक यात्रा रात में बंद रहेगी। इसके अलावा माता भवन में भक्तों के ठहरने पर रोक लगाई गई है। यही नहीं, सुबह होने वाली आरती में भक्त शामिल नहीं होंगे। एसओपी सरकार ने जारी की है, जहाँ जो भी उनके नॉर्म्स हैं उनको हम लोकल लोग भी फॉलो करेंगे और जहाँ जो टूरिस्ट आएंगे वो भी फॉलो करेंगे। जब तक यात्रा नहीं खुलेगी तो हमारा कोई भी रोजगार खुलने वाला नहीं है, और ये खुलने के बाद ये सारी चीजें स्मूथ होंगी और कारोबार पटरी पे आएगा और सब लोगों को रोजगार मिलेगा। इस वक्त लगभग 4 से 4.5 लाख लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हैं वो घरों में बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं। तो हमारा फर्ज ये भी बनता है इस वक्त सरकार का कि किस तरीके से उनको भी रोजगार मिले ताकि सब कुछ चीजें चलती रहें। तो वैष्णो देवी यात्रा 16 अगस्त यानी कि रविवार से फिर से शुरू हो जाएगी। हालांकि कोरोना संकट की वजह से इस यात्रा के लिए कुछ सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत 10 साल से कम उम्र के बच्चे इस यात्रा में नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, और सुबह की जो आरती होती है उसमें भक्त शामिल नहीं हो पाएंगे। तो 16 अगस्त से एक बार फिर से यात्रा शुरू होने वाली है वैष्णो देवी की। कोरोना वायरस की वजह से वैष्णो देवी यात्रा 5 महीने से बंद थी। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में कोरोना से बचाने वाले बस स्टॉप बनाए गए। कोरोना को काबू में करने में दक्षिण कोरिया काफी हद तक कामयाब रहा है, और ये बस स्टॉप भी उनकी इन्हीं कोशिशों का हिस्सा है। ये बस स्टॉप कई तरह के सेंसर और तापमान मापने वाले कैमरों से लैस है। ये कैमरे वहां आने वाले हर यात्री का तापमान मापते हैं, जिसके ठीक पाए जाने के बाद ही बस स्टॉप का दरवाजा खुलता है। यही नहीं, इसकी छत में खास तरह की लाइटें लगी हैं जिनसे अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं। इन किरणों से कोरोना वायरस के खत्म हो जाने का दावा किया गया। 내부 공기 중에 부유하는 세균이나 바이러스를 सामने आए वीडियो में कुछ लोग ऐसे ही एक बस स्टॉप में अपनी बस का इंतजार करते दिखे। सोल में ऐसे कई बस स्टॉप बनाए गए हैं जिन्हें कोरोना से लड़ाई में काफी कारगर बताया गया। गाजीपुर में महिलाओं ने शराब की दुकान का विरोध किया। यूपी के गाजीपुर में शराब की दुकान खोलने के विरोध में महिलाओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से वहां जैम लग गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बिहार के वैशाली में डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस बीच बाढ़ पीड़ितों ने उनके सामने शिकायतों की झड़ी लगा दी, जिसके बाद उन्होंने पीड़ितों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भारी बारिश की वजह से खरमेर नदी में बाढ़ आ गई, जिसके बाद नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क शहरों से टूट गया। दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि उनका एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 16 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, जिनमें 3 नक्सलियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। सरेंडर करने वालों में 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं। 16 लोग नक्सली जो है सरेंडर हुए, जिसमें 3 इनामी नक्सली हैं। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में एक स्कूल में आग लगने से हड़कंप मच गया।
हालांकि सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर वक्त रहते काबू पा लिया। कोरोना संकट के बीच मेक्सिको में शर्तों के साथ सिनेमाघर खोल दिए गए। कोरोना वायरस की वजह से करीब 4 महीने से बंद सिनेमाघरों को मेक्सिको सिटी में पूरे एहतियात के साथ दोबारा खोल दिया गया, जिसके बाद कई महीनों से घरों में कैद लोगों ने मनोरंजन के लिए वहां पहुंचना शुरू कर दिया। हालांकि कोरोना वायरस के खतरे की वजह से सभी सिनेमाघर काफी सख्ती बरतते दिखाई दिए। हॉल में घुसने से पहले वहां तैनात एक कर्मचारी लोगों के शरीर का तापमान जांचता और सैनिटाइजर से उनके हाथ साफ करवाता नजर आया, जबकि कुछ कर्मचारी सिनेमा घरों में लगी मशीनों और खिड़की दरवाजों को साफ करते दिखे। इतना ही नहीं, हॉल के अंदर भी एक आदमी सीटों पर केमिकल छिड़कता दिखाई दिया। लेकिन पूरे एहतियात के बावजूद सिनेमा घरों में आमतौर पर रहने वाली रौनक बिल्कुल नहीं दिखी और इक्का दुक्का लोग ही वहां नजर आए। हरियाणा के नारनौल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रात के अंधेरे में कुछ बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर हमला कर दिया, जिसमें वहां काम करने वाले कई कर्मचारी घायल हो गए। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कई बदमाश रात के वक्त पेट्रोल पंप के ऑफिस पर ताबड़तोड़ लाठी चलाते दिखे। हमले में शामिल कुछ बदमाश पहचान छिपाने के लिए मुंह को कपड़े से ढके नजर आए। काफी देर तक तोड़फोड़ करने के बाद कुछ बदमाश दफ्तर के अंदर दाखिल हो गए और वहां सो रहे कर्मचारी के साथ मारपीट करने लगे। इस बीच वो आदमी लगातार चीखता रहा, चिल्लाता रहा, रो रो कर उनसे मारपीट नहीं करने की अपील करता रहा, लेकिन इसके बाद भी बदमाश उसे बुरी तरह पीटते रहे। इस बीच वहां काम करने वाला एक दूसरा कर्मचारी जान बचाकर भागता नजर आया, जिसका कुछ बदमाशों ने पीछा भी किया। 15 अगस्त के मौके पर पाकिस्तान ने पंजाब का माहौल खराब करने की साजिश रची है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने इस हमले का प्लान तैयार किया, जिसके तहत पंजाब में हिंदू नेताओं पर हमला करने की तैयारी है, जिसका जिम्मा पंजाब की जेल में बंद गैंगस्टर बलजिंदर सिंह, तेजिंदरपाल सिंह और जगदीप सिंह को सौंपा गया। इसके अलावा 2 फरार गैंगस्टर हरविंदर सिंह और सुखमीत पाल सिंह को भी हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। हैदराबाद पुलिस ने ऑनलाइन गेम के जरिए 2 लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोप में एक चीनी नागरिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आदमियों ने शिकायत दी थी कि ऑनलाइन गेम वेबसाइट में दाव लगाने के बाद उनसे धोखाधड़ी की गई, जिसमें उन्होंने 2.5 लाख से ज्यादा रुपए गंवा दिए। दोनों की शिकायत के आधार पर हैदराबाद पुलिस की साइबर सेल ने ऑनलाइन गेम की आड़ में चल रहे इस जुए के अड्डे का भंडाफोड़ कर दिया। जांच के समय पुलिस ने आरोपियों के बैंक खातों में मौजूद करीब 30 करोड़ रुपए को निकालने पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, आरोपियों के 2 बैंक खातों से इस साल हुए करीब 1100 करोड़ रुपए के लेन देन का पता चला है। और इन सब कंपनीज में कुछ डायरेक्टर्स इंडियन हैं, कुछ डायरेक्टर्स चाइनीज हैं। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है और उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें एक चाइनीज भी है। एंटायर टेक्निकल ऑपरेशन चाइना से इसका डायरेक्शन होता है। जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है जिसके तहत 1100 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट इसमें हुआ था। तो हैदराबाद में ऑनलाइन गेम की आड़ में जुआ चल रहा था, जिसका संचालन चाइना से होता था, ये जानकारी पुलिस ने दी है। और चीनी नागरिक समेत 4 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल 2 लोगों ने शिकायत की थी कि उन्होंने इस ऑनलाइन गेम के जरिए अपने 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम गंवा दी है, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच की और ऑनलाइन गेम की आड़ में जो जुआ चल रहा था उसका भंडाफोड़ किया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक महिला नदी के तेज बहाव के बीच फंस गई, जिसे 2 लड़कों ने अपनी जान पर खेलकर बचाया। महिला को तेज बहाव के बीच फंसा देख 2 लड़के उसके पास पहुंचे और रस्सी की मदद से उसे सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो महिला नदी में नहाने के लिए गई थी, लेकिन अचानक पानी बढ़ने से वो तेज बहाव के बीच फंस गई। हालांकि उस वक्त वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी उन तेज लहरों को पार करने की हिम्मत नहीं जुटा सका, जिसके बाद 2 लड़कों ने बहादुरी दिखाई और हाथों में रस्सी लेकर उस महिला तक पहुंच गए। महिला तक पहुंचने के बाद लड़के उसे रस्सी के सहारे नदी के किनारे लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि उन्हें भी संतुलन बनाने में कई मुश्किलें आईं। कई बार तो वो खुद भी फिसलते दिखे, लेकिन आखिरकार किसी तरह वो खुद को और उस महिला को सुरक्षित किनारे तक लाने में कामयाब हो गए। पीएम मोदी ने सबसे लंबे वक्त तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी लंबे वक्त तक इस पद पर रहने वाले देश के 4थे पीएम बन गए। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को भी पीछे छोड़ दिया और सबसे लंबे वक्त तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया।
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सीएम पिनरई विजयन इडुक्की पहुंचे और जमीन हादसे वाली जगह का दौरा किया। इडुक्की जिले में पिछले हफ्ते जमीन खिसकने से हुए हादसे में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। असम के गुवाहाटी में 15 अगस्त समारोह की तैयारियां तेज कर दी गईं। राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई। साथ ही स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के लिए तैनात पुलिस वालों का कोरोना टेस्ट किया गया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में पीएमसीएच अस्पताल का दौरा किया और मरीजों के लिए किए गए इंतजामों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने अस्पताल में सुविधाएं पहले से बेहतर होने का दावा किया। मुझे एक ही बात की खुशी है कि मैंने सबों से बात की है, सभी मान रहे हैं कि व्यवस्थाएं बहुत सुधरी हैं। इसका मुझे संतोष है। भीमा कोरेगांव मामले में एनआईए आज हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर से पूछताछ करेगी। एनआईए ने प्रोफेसर पीके विजयन को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो भीमा कोरेगांव केस में एनआईए आज पूछताछ करेगी और पीके विजयन से आज पूछताछ होनी है। तो इस मामले में आज हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर से एनआईए पूछताछ करने वाली है। एनआईए ने प्रोफेसर पीके विजयन को पूछताछ के लिए बुलाया है। भीमा कोरेगांव केस में यह अपडेट है। हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर को पूछताछ के लिए बुलाया है और कई ऐसी जानकारियां हैं जो एनआईए जुटाना चाहेगी इस पूछताछ के जरिए। ऐसे कौन से सवाल होंगे जिनके जवाब एनआईए को तलाशने हैं, ये भी देखना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भीमा कोरेगांव मामले में एनआईए आज हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर से पूछताछ करेगी। एनआईए ने प्रोफेसर पीके विजयन को पूछताछ के लिए बुलाया है। ऑनलाइन धोखाधड़ी के जरिए देश के कई राज्यों में लोगों को ठगने वाले एक गिरोह का गुजरात के अहमदाबाद में पर्दाफाश हुआ। जानकारी के मुताबिक इस गिरोह ने देश भर में 25 लाख लोगों को मोबाइल फोन के जरिए फर्जी मैसेज भेजे और सिर्फ अहमदाबाद में ही 200 लोगों को अपने झांसे में लेते हुए उनके अकाउंट से लाखों रुपए उड़ा लिए। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह सबसे पहले ऑनलाइन पेमेंट ऐप के लिए KYC यानी अपने ग्राहकों की पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते थे। इसके लिए वो लोगों को एक फर्जी हेल्पलाइन नंबर भेजते थे जिसमें एक लिंक होता था, जिसे खोलते ही लोगों के मोबाइल फोन हैक कर लिए जाते थे और फिर उनके अकाउंट की पूरी जानकारी लेकर सारे पैसे निकाल लिए जाते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 58 लाख रुपए भी बरामद किए। वो कहता था कि आपका पेटीएम जो अकाउंट है वो ब्लॉक होने वाला है और आपको KYC पूरा करने की जरूरत है और उसमें गलत हेल्पलाइन नंबर वो भेजता था। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवाणी। अभी देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें।